Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your physics teacher. My dear students, welcome to short lecture series. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस को, या फिर इसे हम हिस्टैरिसीस लूप भी कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जा सकता है, इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। प्यारे बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की, जिसमें हमने पढ़ा था पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। याद रहे, इन तीनों में से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल है जो कि हिस्टैरिसीस लूप बनाता है, जबकि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो हिस्टैरिसीस लूप नहीं बनाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है कि जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, ये खुद को मैग्नेटाइज कर लेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हो तो ये फिर भी खुद को मैग्नेटाइज ही रखता है। लेकिन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये क्वालिटी नहीं पाई जाती। जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हो, ये दोनों फौरन से डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। इस वजह से पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल हिस्टैरिसीस लूप नहीं बनाते, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हिस्टैरिसीस लूप बनाता है। ठीक है, तो याद रहे बच्चों कि ये जो हमारा हिस्टैरिसीस लूप है ना, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बनता है। सही है, तो थोड़ा सा और जान लेते हैं जी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास ऐसा मटेरियल होता है जिसके एटम छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे रीजन्स बने होते हैं। एक जो रीजन है उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी टाइनी मैग्नेट्स हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी उनके सब नॉर्थ एक तरफ और सबके जो साउथ है वो एक तरफ होते हैं। इस तरह से वो एक नेट जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो एक रीजन है ना, इसको हम मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। इस तरह की और बहुत सारी डोमेन्स होती हैं। ठीक है, और याद रहे, कोई और इलाका होगा उसके अंदर जितने एटम्स होंगे वो भी टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव कर रहे होंगे, सबके नॉर्थ एक तरफ होंगे, सबके साउथ एक तरफ होंगे। सही है, और आपको एक बात बता दूं, जितने भी मैग्नेटिक डोमेन्स हैं इन सब के नॉर्थ और साउथ पोल एक डायरेक्शन के अंदर नहीं होते, ये रैंडमली अलाइन होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। ठीक है, तो अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर नहीं अप्लाई करते तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव नहीं करता। हाँ, लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो फिर जितने भी मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो सारी की सारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेती हैं। ठीक है बच्चों, और इस तरह से मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं जी हिस्टैरिसीस लूप की तरफ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हिस्टैरिसीस होता क्या है। ठीक है, ये जो हिस्टैरिसीस की टर्म है ना, वो हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम दो क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट कर रहे होते हैं और उसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से पीछे रह जाती है, लैगिंग शो करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वो दो क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और कौन सी क्वांटिटी से पीछे रह जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने करना क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेना है और उसको ना एक मैग्नेटिक साइकिल से गुजारना है। मैग्नेटिक साइकिल से गुजारने का मतलब पता क्या है कि आपने उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हुए पहले एक डायरेक्शन में उसको मैग्नेटाइज करना है, फिर डीमैग्नेटाइज करना है, डीमैग्नेटाइज करके फिर उसको दूसरी डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइज करना है, फिर डीमैग्नेटाइज करेंगे, फिर पहली वाले डायरेक्शन के अंदर दोबारा लेकर आएंगे इसको मैग्नेटाइज करके। तो इस तरह से हम एक साइकिल कंप्लीट करते हैं जिसको मैग्नेटिक साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक मैग्नेटिक साइकिल से गुजारेंगे। कैसे गुजारेंगे बता देता हूँ आपको। हमने मटेरियल ले लिया, ठीक है, उसको हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसकी कॉइल में रखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक स्प्रिंग लाइक कंडक्टर है जिसे सोलेनॉइड भी कहते हैं। इसके साथ हमने एक जो है वो वोल्टेज का सोर्स अटैच किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से करंट की वैल्यू भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। सही है, और करंट की डायरेक्शन भी हम रिवर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यानी। ठीक है ना, तो इसकी कॉइल के अंदर हम यहाँ पर जो है वो, ये मैंने रखा हुआ ब्लू कलर का, आपको नजर आ रहा होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये हम प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो इसको मैग्नेटाइज करेगी, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं और H से उसको डिनोट करते हैं। अच्छा, अब आप जब मटेरियल को मैग्नेटाइज करेंगे तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लग जाएगा, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, ठीक है ना, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, उसको B से डिनोट करेंगे। आप आसानी से ये याद रखें कि B क्या है कि मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुई है। तो यहाँ पर दो क्वांटिटीज है जिनके दरमियान रिलेशन हमने देखना है। एक है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसने मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है, दूसरा है मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म कितनी इंड्यूस हुई, बी,
एच और बी ये दो क्वांटिटीज है जिनके दरम्यान में हमने जो वो रिलेशन डिस्कस करना है, और इसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से पीछे रह जाएगी। कौन पीछे रह जाएगा? बी पीछे रह जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सॉरी, ठीक है, वो पीछे रह जाएगी। ठीक है, हम डिफाइन कैसे करेंगे वो भी जरा देख लें। पेपर में आप हेडिंग लगाएंगे हिस्टैरिसीस लूप की, बताएंगे मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप is a graphical representation of relationship between magnetic field strength H यानी external magnetic field and magnetic flux density B यानी कितना मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हुआ। इन दोनों यानी H और B के दरमियान में ना ये एक ग्राफ है। लूप क्या है? लूप बेसिकली ग्राफ है, ठीक है ना। किन दो चीजों के दरमियान? H और B के दरमियान। H क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसने मैग्नेटाइज करना है मटेरियल को। B क्या है? मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ। जितना ज्यादा वो मैग्नेटाइज होगा उतना ज्यादा वो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लेंथ बनाएगा, उतनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हाई होगी। इसलिए हम दो तरीकों से इसको याद रख सकते हैं जो आपको इजी लगे, ठीक है ना। अच्छा जी, जब ये मटेरियल जो है वो एक कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के साइकिल से गुजरे तो ये आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं जी टॉपिक की तरफ। मटेरियल को जब आप मैग्नेटाइज करना चाह रहे हैं तो कैसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं? दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रख दें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। जैसे मैंने यहाँ पर हमने क्या किया, एक सोलेनॉइड ले लिया है, ठीक है, उसके साथ एक जो है वो हमने वोल्टेज सोर्स अटैच कर दिया है। यहाँ से हम जो है वो वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगा, करंट इस कॉइल से पास करेगा तो ये अपनी फील्ड बनाएगी, क्योंकि करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है ना। करंट जब किसी कंडक्टर से गुजरता है ना उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो इस तरह से इस कॉइल से हम करंट पास कराएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। वो मैग्नेटिक फील्ड एच है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये ब्लू कलर का हमने जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है इसके कोर में कॉइल की, ठीक है। ये मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेट बन जाएगा, ये भी फील्ड बनाएगा, वो फील्ड लाइन आएंगी, ठीक है। उनकी जो डेंसिटी है ना जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं वो बी है। एच ये है हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और बी जो मैग्नेटिक फील्ड उससे प्रोड्यूस होगी मटेरियल से जब वो मैग्नेटाइज होगा तो, ठीक है। इस तरह से याद रख लें। तो इस तरह से हम जो है वो इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इस जो है वो कॉइल के अंदर रखते हुए या इलेक्ट्रोमैग्नेट के इनसाइड रखते हुए मैग्नेटाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से करंट पास करा दें। जब इसके अंदर से करंट पास कराएंगे तो डेफिनेटली करंट के फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये खुद को मैग्नेटाइज कर लेगा, ठीक है। अच्छा, ये दो तरीके हैं। ओके जी, तो यहाँ पर दो तरह के ही ग्राफ बनाए जाते हैं। कुछ बुक्स में यहाँ पर जो है वो बी और आई के दरमियान ग्राफ है, कुछ बुक्स में बी और एच के दरमियान ग्राफ है। दोनों ठीक है। यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस पे एच लिया हुआ है, एच जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटाइज करने वाली, ठीक है ना। और ये जो है वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुई, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे एच लें तब भी ठीक है, यहाँ पर आई लें तब भी ठीक है, दोनों के साथ ये ठीक है। क्यों ठीक है मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू यहाँ से बढ़ाते हो ना, करंट की वैल्यू बढ़ने से ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है जिसने मैग्नेटाइज करना है मटेरियल को, वो करंट से ही बनी है। अगर करंट थोड़ा होगा वो फील्ड थोड़ी होगी, करंट ज़्यादा होगा वो फील्ड ज़्यादा होगी, करंट रिवर्स करोगे फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आई ले लो या एच ले लो, एक ही बात है। अगर आई इधर को बढ़ेगा तो एच इधर को बढ़ेगा, आई कम करोगे एच कम होगा, आई को रिवर्स करोगे एच भी रिवर्स हो जाएगा, इसलिए दोनों ठीक है। ओके, अच्छा जी, तो हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पे रख लिया एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो खुद को मैग्नेटाइज करेगा और एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, अब बुक में एक टर्म दी हुई है प्रॉपर आपकी हिस्टैरिसीस की, छोटी सी आसान सी डेफिनेशन है। वहाँ बताया गया फिनोमेना ऑफ लैगिंग ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच इन अ मटेरियल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ साइकिल ऑफ मैग्नेटिज्म। तो वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक मुकम्मल डेफिनेशन बता दी जो आपकी बुक में नहीं थी, हाँ ये थोड़ा सा उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कर लें, ये कर लें, दो आपको आसान लगता है दोनों में से कोई एक कर लें। ये मुकम्मल कॉन्सेप्ट है, ये एक शार्ट सा उसके बारे में बताया हुआ है। ओके जी, अच्छा अब हम इस ग्राफ को बनाते हैं जी, किस तरह से ये ग्राफ बनेगा। सही है। इनिशियली क्या करना क्या बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, इंतहाई आसान है, सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए। यहाँ पर शुरू में क्या होगा, हमने मटेरियल को यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे अभी करंट को हमने जीरो रखा हुआ है। जब हमने करंट को जीरो रखा है ना, ठीक है, तो करंट अगर इस कॉइल में नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, एच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ग्राफ को, इस पॉइंट से, यहाँ से हमने ग्राफ को स्टार्ट करना है। ये एच है, अगर हमने करंट की वैल्यू जीरो रखी है, एच की वैल्यू भी जीरो होगी। फिर ऐसा ऐसा करंट की वैल्यू यहाँ से हम बढ़ाते जाएंगे, करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है जिसने मैग्नेटाइज करना है, यानी एच। तो करंट की वैल्यू ऐसा ऐसा बढ़ाते रहेंगे तो एच की वैल्यू बढ़ती रहेगी। इधर को करंट की वैल्यू बढ़ाते रहो, एच बढ़ता रहेगा, करंट बढ़ता रहेगा, एच बढ़ता रहेगा। तो जब करंट की वैल्यू आपने बढ़ाना शुरू की तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एच प्रोड्यूस हुई। अब एच मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये फेरोमैग्नेटिक पड़ा हुआ है मटेरियल तो वो मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे आप देखें, जैसे जैसे आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को बढ़ाते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, वैसे वैसे मटेरियल मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया।
ये जो बी है ना, ये मैग्नेटिज्म इंड्यूस इन द मटेरियल है, मटेरियल इतना मैग्नेटाइज हुआ, आपने करंट को और बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच और बढ़ गई, मटेरियल और ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, यहाँ तक आ गई मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। आपने एच को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक लेकर चले गए इधर, ठीक है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो बढ़ती जा रही है, यहाँ तक आ गई। आप एच को और बढ़ाते जाए, बढ़ाते गए यहाँ तक आ गए, तो इसके अंदर जो है वो यहाँ तक मैग्नेटिज्म जो है वो प्रोड्यूस होगी इस पॉइंट तक, ठीक है। अब हो पता क्या रहा होता है, जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते हैं ना, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। जब एच की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है तो जितनी भी इसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन है जो कि रैंडमली अलाइन है, वो ऐसा ऐसा खुद को अलाइन करना शुरू हो जाती हैं, ऐसा ऐसा खुद को अलाइन करना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाती है करंट को बढ़ाने की वजह से, वैसे वैसे जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड भी खुद को अलाइन करती जाती है। करते 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 एक लिमिट आती है कि ये सारी की सारी बिल्कुल एक्सटर्नल फील्ड एच की डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाती है, सारी डोमेन अलाइन हो गई हैं। अब जितना इसने मैक्सिमम मैग्नेटाइज होना था मैग्नेटाइज हो गया। इसके बाद मजीद अगर आगे आप करंट की वैल्यू और बढ़ाएं और एच की वैल्यू बढ़ाएंगे भी, तो बी की वैल्यू में आपको इंक्रीज नहीं मिलेगा। अब एच की वैल्यू और बढ़ाएंगे, बी और नहीं बढ़ेगा। तो मतलब जितना इसने मैग्नेटाइज होना था हो गया, इससे ज़्यादा ये और मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। इसको हम बोलते हैं जी सैचुरेशन, कि अब हमारा जो मटेरियल है वो सैचुरेशन कंडीशन में चला गया, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट सैचुरेशन, ठीक है। तो ओ से लेकर पी तक का जो रीजन है ये हमारा सैचुरेशन रीजन आ जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, हमने मटेरियल को किस से गुजारना है, मैग्नेटिक साइकिल से गुजारना है। उसमें एक बार कंप्लीटली मैग्नेटाइज कर लिया, अब डीमैग्नेटाइज करोगे, डीमैग्नेटाइज करके फिर ऑपोजिट में मैग्नेटाइज करोगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया जी मैग्नेटाइज टोटली, ठीक है, मैक्सिमम जितना इसने होना था। अब यहाँ पर जो है वो हमने इसको डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करनी, तो हम क्या करेंगे, हमने जो करंट की वैल्यू बढ़ाई हुई थी ना, लेट्स सपोज हम करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर लेके चल रहे थे, बढ़ा रहे थे। अब हम इस क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन जो है वो ऐसा ऐसा कम करेंगे, करंट की वैल्यू यहाँ से हम कम करेंगे। करंट कम करेंगे तो एच की वैल्यू कम होती जाएगी, एच की वैल्यू कम होती जाएगी, कम करते 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 करंट को बिल्कुल जीरो कर दिया हमने, करंट खत्म कर दिया। यहाँ पर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बढ़ा रहे थे खत्म करके जीरो पर ले आए, करंट जीरो पर ले आए। अब होना यूं चाहिए था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वापस जो इस लेवल पर गई हुई थी वापस कम होते कम होते कम होते जीरो पर आ जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब एच जो है वो यहां पर था, इस पोजीशन पर था, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर थी, ठीक है। करंट को जीरो कम करते जीरो कर दिया, कम होते कम होते कम होते यहां जीरो पर पहुंच गया, ये कम होता सिर्फ यहां पर पहुंचा, ये पीछे रह गया, ठीक है ना। एच जीरो हो चुकी है मगर ये बी अभी जीरो नहीं हुआ, ये पीछे रह गया। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर जो दो क्वांटिटीज हैं बी और एच, इनके दरम्यान अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो बी है वो एच से पीछे रह जाती है। एच जो है वो वापस आते हुए जीरो पर पहुंच गया, मगर ये जीरो पर अभी नहीं पहुंची, ये पीछे रह गई है, ये नीचे आ रही है, थोड़ी सी इसे डीमैग्नेटाइज हुई, मगर इतनी ज़्यादा मैग्नेटिज्म अब भी मटेरियल के अंदर मौजूद है, ये कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं हुई, तो ये पीछे रह गई है, ये लैगिंग शो कर रही है, ठीक है ना। इसी वजह से इस ग्राफ का नाम हिस्टैरिसीस है, हिस्टैरिसीस लूप या मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कहते हैं, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब रीज़न आप पूछना चाहेंगे कि सर इसकी रीज़न क्या है, क्यों ये कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। तो मैंने आपको पहले बताया ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसके लिए ग्राफ बनाया जाता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है कि जब वो एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो हमने उसको मैग्नेटाइज कर लिया, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दें तो फिर भी वो खुद को मैग्नेटाइज ही रखता है, इसलिए यहाँ पर वो मैग्नेटाइज कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ बट कंप्लीटली नहीं हुआ। अब भी इसके अंदर मैग्नेटिज्म बाकी है, मगर हमने तो इसको डीमैग्नेटाइज करना है। अब क्या करें, करंट तो जीरो कर दिया मगर ये डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, तो फिर हम ये करेंगे कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। पहले अगर क्लॉकवाइज थी ना, अब करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हम जो है वो बना देंगे। जब हम करंट की यहाँ से डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, पॉजिटिव इधर था नेगेटिव इधर था, अब हम जो है इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, नेगेटिव इधर ले आएंगे पॉजिटिव इधर कर देंगे, ठीक है। तो दोबारा से करंट की वैल्यू जीरो से बढ़ाना शुरू करेंगे। दोबारा से जब हम करंट की डायरेक्शन जीरो से बढ़ाना शुरू करते हैं, अब हमारा करंट है एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स डायरेक्शन हुई करंट की, तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड एच थी उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स होगी थी। पहले इस डायरेक्शन में अप्लाइड थी, अब ये उल्टी डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी। जब आपकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो उलट डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी, तो ये जितनी भी मैग्नेटिक डोमेन जो एक खास डायरेक्शन के अंदर इस तरफ अलाइन थी वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी, दोबारा से रैंडम कंडीशन के अंदर आने शुरू हो जाएगी और कोशिश करेंगी इस कंडीशन से निकलकर उस कंडीशन के अंदर जाएं। तो पहले तो ये अलाइन थी, तो ये अलाइन से आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो अलाइनमेंट है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे आप रिवर्स डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट को बढ़ाते जाएंगे, ये जो जितनी भी डोमेन अलाइन हुई थी वो उखड़ती जाएंगी जगह से, ठीक है, और रैंडम होती जाएंगी। फिर एक लिमिट आएगी कि जिसके बाद वो कंप्लीटली रैंडम कंडीशन के अंदर चली जाएंगी और ओवरऑल जो मटेरियल की मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाएगी। देखें मैग्नेटिज्म लूज होते होते यहाँ पर आ गई। तो जब आपने रिवर्स करंट अप्लाई किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो ये कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया है इस कंडीशन के अंदर,
करंट कौन सा हमने डायरेक्शन में फ्लो कराया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा अब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा रीजन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक रीजन, इस रीजन को हम बोलते हैं जी कोरेसिविटी। ठीक है ना, पिछले रीजन का मैंने नाम आपको बताया नहीं, वो भी बता देता हूँ आपको। जब आप यहाँ से यहाँ तक आए थे ना, कि पी से लेकर क्यू तक, ठीक है, तो ये कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ था, इसके अंदर मैग्नेटिज्म बाकी रह गई थी, उसका नाम था रेमिनेंस। रेमिनेंस मतलब आप याद रखें रिमेन से, रिमेन का मतलब होता है बाकी रहना। यहाँ पर जब आया हमने एक्सटर्नल फील्ड जीरो कर दी थी, मगर मटेरियल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ था, इसको रेमिनेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट को हमने अप्लाई किया, तो तब जाके मटेरियल जो है वो डीमैग्नेटाइज हुआ इस करंट के ऊपर आके। ठीक है ना, तो इन मैग्नेटिक डोमेन्स को जो कि एक डायरेक्शन के अंदर अलाइन थी, इनको दोबारा से रैंडम करने के लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हुए, उसको हम कोरेसिव फोर्स कहते हैं, जो इसको अलाइन कंडीशन से दोबारा रैंडम में लेकर आएगी। ठीक है, तो इस तरह से एक खास वैल्यू ऑफ एंटी क्लॉकवाइज करंट के ऊपर जाके कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं जी कोरेसिविटी या कोरेसिव रीजन भी कह लें आप इसको। अच्छा, तो अब आपके पास तीन रीजन हो गए, पहला सैचुरेशन, दूसरा रेमिनेंस और तीसरा कोरेसिव या कोरेसिविटी। ठीक है, तो क्यू से लेकर आर तक हमारे पास आ जाता है जी कोरेसिविटी। अच्छा, अब यहां तक तीनों मेन चीजें हो गई हैं, अब उसके बाद इन्हीं तीनों की ना रिपीटेशन होगी। ठीक है, अगर हम फर्दर इसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट को बढ़ाते रहें, तो इसी रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो मैग्नेटिक डोमेन सारी के सारी डिस्टर्ब हो चुकी थी, वो दोबारा इस डायरेक्शन के अंदर अब अलाइन होने शुरू हो जाएंगी। तो वो सारी की सारी ऐसा जैसे जैसे आप यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ाते रहोगे, एच बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसके अंदर रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिज्म आना शुरू हो जाएगी, मैग्नेटाइज होता रहेगा। एक खास वैल्यू तक आके, एक खास वैल्यू ऑफ करंट पे जाके इतनी जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, कि जितने भी इसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन थी वो सारी की सारी अब इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो खुद को अलाइन कर लेती हैं। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो देखिए उसकी डायरेक्शन के अंदर जो है सारी की सारी मैग्नेटिक डोमेन कंप्लीटली अलाइन हो चुकी हैं। अब अगर आप इससे ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज करंट दे भी दें, एच की वैल्यू बढ़ा भी दें, तो ये मजीद मैग्नेटाइज मटीरियल नहीं हो सकता, क्योंकि जितना मैग्नेटाइज इसने होना था वो हो गया, उसके ज़्यादा हो नहीं सकता। तो ये फिर से सैचुरेशन में चला गया, जैसे यहाँ पे सैचुरेशन में गया था, सैचुरेशन कंडीशन आ गई। ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइज हो गया। अब दोबारा फिर से इसको डीमैग्नेटाइज करना है, तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए क्या बोलेंगे, दोबारा करंट की वैल्यू कम करेंगे। करंट की वैल्यू कम करेंगे तो एच की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, करंट कम किया, एच कम हो रहा है, वापस एच को करंट को जीरो कर दो। करंट जीरो करोगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच जीरो हो गई। अब होना तो यूं चाहिए था कि दोबारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो ये मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ था, ये फौरन डीमैग्नेटाइज हो गया, ये भी जीरो पे आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये देखें, इसके अंदर इतनी थी मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के बावजूद थोड़ा सा इसके अंदर डिक्रीज आया मैग्नेटिज्म में, लेकिन अभी भी मटेरियल के अंदर काफी हद तक मैग्नेटिज्म मौजूद है, वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। तो ये वाला रीजन अगेन हमारा जो कहलाता है रेमिनेंस। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहां पर तो हमने पूरा जो है वो करंट जीरो कर दिया, इसके बावजूद जो मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, वो तो अभी भी जो है वो इसी डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइज है। तो फिर क्या करेंगे, फिर से इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए करंट की डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी। तो इनिशियली क्लॉकवाइज थी, फिर एंटी क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज से फिर क्लॉकवाइज में आ जाएंगे, तो दोबारा से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर यानी फिर से इसके नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से जीरो से करंट को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो अब जो सारी की सारी मैग्नेटिक डोमेन्स पहले इस डायरेक्शन के अंदर अलाइन थी, आहिस्ता आहिस्ता उनको उखाड़ना शुरू कर देंगे और दोबारा से उनको रैंडम के अंदर लेके आने जाएंगे, क्योंकि पहले अगर वो इस डायरेक्शन में अलाइन थी तो आपने अप्लाई कर दी फील्ड उधर, तो अब ये खुद को उधर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो सारी की सारी ऐसे रैंडम कंडीशन में आ जाएंगी। पहले सारी बिखरेगी, फिर दोबारा से इधर आने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो बिखरेगी ना, जब बिखरेगी सारी की सारी, तो जितनी भी इसके अंदर मैग्नेटिज्म थी वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, ये कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा इतनी वैल्यू ऑफ करंट के ऊपर जाके। अगर आप इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फर्दर करंट को बढ़ाएंगे, तो फर्दर करंट को बढ़ाने से फिर एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और ये अब जितनी भी मैग्नेटिक डोमेन रैंडम कंडीशन के अंदर आ चुकी थी वो दोबारा से खुद को अलाइन करना शुरू कर देती हैं, और करते करते फिर आप एच की वैल्यू, करंट की वैल्यू बढ़ाते हो, एच बढ़ता है, करंट की वैल्यू बढ़ाते हो, एच करते हैं, फिर एक लिमिट आती है कि ये सारी की सारी इस डायरेक्शन के अंदर खुद को मैग्नेटाइज कर लेती हैं। ठीक है, और एक साइकिल जो है वो इस तरह से आपके पास मुकम्मल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास बेसिकली जो एक लूप बनी है, इसको हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। अब इसके बारे में सारे डिटेल मैंने यहाँ पर नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें लिखी हुई है, एक एक चीज़ लिखी हुई है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पूरा था मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया। अब थोड़ा सा और ज़रा जान लीजिए इनके बारे में।
प्यारे बच्चों, एक होता है हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? ये जो हमारे पास एक हिस्टैरिसीस लूप बनी है ना, ये वाली, इसका जितना भी एरिया होता है ना, इस लूप का एरिया, ठीक है ना, वो रिप्रेजेंट करता है हिस्टैरिसीस लॉस को। ये हिस्टैरिसीस लॉस कहाँ पे आता है? देखो भाई, आपने मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए उसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, जिसने सारी मैग्नेटिक डोमेन्स को उसके ऊपर वर्क करके उनको एक डायरेक्शन के अंदर अलाइन किया था। फिर आपने मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, उसने दोबारा से उनको जो है वो जो अलाइन कंडीशन से हटा के दूसरी कंडीशन के अंदर लाके उसको जो है वो मैग्नेटाइज किया। अब इस दौरान आपकी एनर्जी जो है वो खर्च होती है और वो एनर्जी जो है वो हीट की सूरत में यहाँ पे वेस्ट होती है, ठीक है ना। तो एनर्जी के लॉसेज आते हैं, उन लॉसेज को हम बोलते हैं जी हिस्टैरिसीस लॉसेज, और वो बराबर किसके होते हैं? मैंने बता दिया आपको, एरिया ऑफ द लूप के। इसके अलावा बच्चों हमारे पास ये इसकी दो कैटेगरीज आ जाती हैं इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, एक सॉफ्ट और एक हार्ड, ठीक है ना। अब जो मैग्नेटिक मटेरियल जो है हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएंगे, ठीक है ना, वो ऐसे होंगे जिनका जो हिस्टैरिसीस लूप है ना वो हमारे पास नैरो होगा। नैरो होने का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ज़रा ध्यान से। ये हमारे पास एक आ गया जी ग्राफ, यहाँ पर H है, ठीक है, और यहाँ पर B है। अब मैं एक नैरो बनाता हूँ जी, नैरो, ये आ गया हमारे पास नैरो हिस्टैरिसीस लूप, ये ऐसे। अब देखो जो होता है ना हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, उसका जो हिस्टैरिसीस लूप होता है वो नैरो होता है। उस मटेरियल में ये क्वालिटी होती है कि वो आसानी से मैग्नेटाइज भी हो जाता है और आसानी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। कैसे मैं बताता हूँ, ये देखो ज़रा यहाँ पे। अब हमने यहाँ पर ना, यहाँ से इसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतनी सी बढ़ाई है और ये कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो चुका है, ठीक है, समझ गए, कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो चुका है और इसके अंदर मैग्नेटिज्म जो इंड्यूस हुई है इस हद तक हुई है। और जब हम वापस इसको जीरो करते हैं, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, करंट को जीरो करते हुए खत्म कर देते हैं, तो देखिए इतना ज़्यादा तो वो खुद ही डीमैग्नेटाइज हो गया, सिर्फ थोड़ा सा बाकी रह गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी सी इसके अंदर मैग्नेटिज्म बाकी रह गई है, तो इतना ज़्यादा तो वो खुद ही डीमैग्नेटाइज हो गया। अब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, ठीक है ना। तो जब आपके पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है तो ये आसानी से मैग्नेटाइज होता है और आसानी से डीमैग्नेटाइज भी होता है, ठीक है ना। अच्छा, और इसकी एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसमें जो कोरोसिव फोर्स होती है वो भी आपको कम लगाना पड़ती है, ठीक है। इस मटेरियल में जो रिटेनिटिविटी होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर रिटेन करने की एबिलिटी, वो भी कम होती है, तभी तो बड़ी जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पहले ही डीमैग्नेटाइज हुआ, इसलिए आपको कोरोसिव फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी कि इसको डीमैग्नेटाइज किया जाए, ठीक है। जबकि हमारे पास दूसरी तरफ जो फैट कर्व वाले हैं, यानी जिनको हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, वो किस तरह के होते हैं? वो कुछ इस तरह के होते हैं, ये देखिए जी, इस तरह के। अब देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये मटेरियल में मैग्नेटिज्म है। देखिए इसको आपको बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग देना पड़ी, तब जाके कंप्लीटली ये मैग्नेटाइज हुआ, जबकि ये बहुत थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड पे मैग्नेटाइज हो गया था, सैचुरेशन में चला गया था। तो यहाँ पर इसको मैग्नेटाइज करना आसान नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगी, तब जाके मैग्नेटाइज होगा। दूसरी बात देखें, यहाँ पर ये तो जब उसको आपने एक्सटर्नल फील्ड को जीरो किया तो ये तो आधा से ज़्यादा तो वैसे ही डीमैग्नेटाइज हो गया, लेकिन यहाँ पर देखें इसके अंदर कितनी मैग्नेटिज्म गई है, सिर्फ थोड़ा सा डीमैग्नेटाइज हुआ, इतनी ज़्यादा मैग्नेटिज्म इसके अंदर अब भी बाकी है। तो इसको मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज करना भी आसान नहीं है, आपको कोरोसिव फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस मटेरियल की जो रिटेनिटिविटी होती है वो भी हाई होती है, यानी कि अपने अंदर ये रिटेन रखता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। इसी वजह से ये डीमैग्नेटाइज नहीं हो सका। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये नैरो है और ये फैट है, ये सॉफ्ट के लिए जो इजीली मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है, और ये हार्ड मटेरियल है जो कि आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं होता। इसकी रिटेनिटिविटी भी हमारे पास हाई होती है, इसकी रिटेनिटिविटी लो होती है। इसमें कोरोसिव फोर्स हाई चाहिए, इसमें कोरोसिव फोर्स लो होती है, यानी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करके जो उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए आप फील्ड अप्लाई करते हैं ना, फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर कम चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाजमी से लाइक करिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लाजमी से सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़।